वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 12 संसार पुस्तक है। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था। पत्र है, अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा गया था। तो इन पत्रों का अनुवाद, हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया था और इसका हम एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करते हैं उससे आगे। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम घर बैठे हर एक बात सोच निकाल ले। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं कि वो लिखते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम हर जो चीज सोच लें कहानियों की तरह, काल्पनिक बातें, तो सब चीजें सच नहीं हो सकती। और पुराने जमाने की बातें हम कैसे जान पाए? उस समय तो आदमी था ही नहीं, तो उस समय कौन लिखता? उस समय की लिखी किताबें होती, आदमी होता तो किताबें लिखता। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि हर बात मन से ही सोच ले। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि अगर हम केवल सोचकर काल्पनिक बातें लिखते, उस समय आदमी नहीं था, उस समय की भी हम सोचकर बात लिख लें, तो ऐसी कहानी फिर वो तो कैसे गढ़ी जाए जिस समय किसी को देखी ही न हो उस बात को। और वह कहानी तो केवल काल्पनिक हो सकती है, उसे ठीक कैसे कह सकते हैं? वह ठीक नहीं हो सकती। वह कहानी जो केवल काल्पनिक लिखी गई है, सुंदर परियों की कहानियों की तरह लिखी गई है, वह कहानी ठीक नहीं हो सकती। भले किताबें नहीं है, लेकिन एक बात हमारे पास है, एक खुशी की बात है कि पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें हमारे पास नहीं होने पर भी उस समय की कई चीजें मौजूद है। भाई किताबें होती तो हम उन किताबों को पढ़कर समझ लेते, इतिहास जान लेते। लेकिन किताबें तो है नहीं, क्योंकि आदमी नहीं था। लेकिन आदमी नहीं था, उससे पहले जानवर थे, उससे पहले कई प्रकार की वनस्पतियां, इस तरह की चीजें थी आदमी होने से पहले। तो वो चीजें जो लुप्त हो गई है, तो अवशेष के रूप में वो चीजें हमारे पास है, उनसे हम उस समय की बात जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें मालूम है जिनसे हमें, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हमें उस समय की बातें मालूम हो सकती है, ज्ञात हो सकती है, हम जान सकते हैं, भले किताबें नहीं हो। और किताबें होती तो भी हम उतना ही जान पाते। तो जितनी बातें हम किताबों से जान पाते हैं, उतनी बातें उन चीजों से भी जान सकते हैं जो उस समय की हमारे पास मौजूद है आज भी अवशेष के रूप में। और वो क्या क्या हो सकती है अवशेष में? देखिए, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियां, और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले, लेकिन बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि किताबें नहीं है, उस समय आदमी नहीं थे तो किताबें उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन किताबें नहीं है, फिर भी हमारे पास ऐसी कई चीजें मौजूद है जिनसे हम उस समय के बारे में जान सकते हैं। वो चीजें क्या है? पहाड़ है, वो मनुष्य से पहले के हैं, समुद्र है, सितारे हैं, चांद तारे हैं, नदियां हैं, जंगल है और जानवरों की पुरानी हड्डियां हैं। इनको अगर हम पढ़ें, इनका अध्ययन करें, तो हमें उन किताबों से भी ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। इसी तरह की और भी कई प्रकार की चीजें हैं जिनसे हम उस दुनिया का, जब आदमी नहीं था, उस पुरानी दुनिया का हाल हम जान सकते हैं। हमें इन चीजों से मालूम हो सकता है, समुद्र से, पहाड़ से, नदियों से, जंगलों से, पर्वतों से और
पुराने जमाने के जानवरों की हड्डियां जो कि जमीन में दब गई तो खुदाई करते वक्त निकलती है, तो उनका अध्ययन करके हमें उस जमाने का हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है क्या कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ते रहे। कोई इतिहासकार जब आदमी हो तब से किताबें लिखी गई है, लेकिन केवल उन किताबों को ही पढ़ते रहे, इससे हमें पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, इससे हमें पूरा इतिहास मालूम नहीं हो सकता, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। इस संसार को ही जानना जरूरी है, केवल किताबों के माध्यम से नहीं। उन चीजों के माध्यम से, पहाड़, सितारे, चांद, नदियां, जंगल, जानवरों की हड्डियां और पहाड़ को खोदकर खुदाई करके उसके अंदर वो अवशेष रूप में जो चीजें हैं उन्हें देखकर हमें असली ज्ञान प्राप्त हो सकता है, केवल किताबों से नहीं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी पुत्री को कि मुझे आशा है कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर, यानी कि उसके बारे में जानकर, उनका अध्ययन करके तुम्हें थोड़े ही दिनों में उस दुनिया का, उन पहाड़ों का हाल जानना तुम सीख जाओगी। तुम रुचि लेकर अगर अध्ययन करोगी कि ये पर्वत कितना पुराना है, ये हड्डियां मिली इस जमीन में तो ये कितनी पुरानी हो सकती है, किस जानवर की हो सकती है, इस तरह का अगर अध्ययन तुम करने लगोगी तो थोड़े ही दिनों में सीख जाओगी कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ करता था। ये सारी चीजें तुम सीख जाओगी। और सोचो कितनी मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, यानी एक छोटा सा कंकड़, एक छोटा सा पत्थर जिसे तुम सड़क पर, जिसे कई बार तुम ठोकर लगाकर निकल जाती हो, या कई बार वो पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो कि एक छोटा सा कंकड़ यहाँ पड़ा है, शायद वो इस संसार रूपी पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, एक पेज हो। उसे तुम पढ़ना सीखो। वो पत्थर यहाँ कैसे आया, कैसे पहुंचा, उसके बारे में अगर तुम रिसर्च करो तो वह भी तो एक पेज हो सकता है, वह भी एक पृष्ठ हो सकता है, और शायद उस कंकड़ से तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। हो सकता है वो कंकड़ पता नहीं कहां से यहां पहुंच गया है, तो उसका इतिहास पता नहीं क्या है। अगर उसके बारे में तुम जानने की इच्छा रखती हो तो वह पत्थर भी, वह कंकड़ भी तुम्हें कोई नई चीज बता सकता है, लेकिन ऐसे पढ़े पढ़े नहीं कि वो पत्थर बोल देगा। शर्त यह है कि उसे पढ़ना तुम्हें आता हो, उस पत्थर को समझना तुम्हें आता हो। ये पत्थर किसका है, कैसा है, ये यहां कैसे पहुंचा, ये किस पहाड़ का हो सकता है, ये किस जगह का हो सकता है। उस पत्थर को पढ़ना तुम्हें आता हो तो वह पत्थर भी तुम्हें कई चीजें बता सकता है। वह स्वयं बता देगा कि मैं उस पहाड़ का हूं, मगर तुम्हें समझना आता हो तब। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। देखिए, कोई जबान या कोई भाषा, कोई उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए तुम्हें उस भाषा के अक्षर सीखने पड़ते हैं। हिंदी सीखने के लिए तुम्हें क, ख, ग, ए, आ ये सीखने पड़ेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने पड़ेंगे, तब ही तो अंग्रेजी पढ़ पाओगी। हिंदी के लिए तुम्हें क, ख, ग उसकी मूल वर्णों को, उनके अक्षरों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब तुम हिंदी पढ़ पाओगी। तो तुम्हें इस प्रकृति को पढ़ने के लिए इस प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए इस संसार के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। और प्रकृति के अक्षर कौन से हो सकते हैं? पहाड़, वृक्ष, वनस्पति, नदियां, जंगल,
यही तो इनके अक्षर है, इनको पढ़ना तुम सीख जाओगी तो फिर तुम उन पत्थरों की कहानी और चट्टानों की किताब से पढ़ पाओगी। इस प्रकृति की कहानी इन चट्टानों की किताबों से, इन जंगलों की किताबों से तुम समझ जाओगी, क्योंकि तुम उनके बारे में अगर समझ सकती हो कि ये पेड़ कितना पुराना है, ये पर्वत कितना पुराना है, इसमें कौन सा पत्थर है, अगर तुम ये चीज समझ जाओगी, प्रकृति के अक्षर तुम समझ जाओगी, तो फिर प्रकृति की किताब भी तुम पढ़ सकती हो, इन चट्टानों की किताब तुम पढ़ सकती हो। और शायद मुझे लगता है कि तुम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो जानती होंगी, इन पत्थरों के बारे में, इन चट्टानों के बारे में तुम कुछ कुछ समझती होगी। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने कैसे क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने और रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, बिल्कुल गोल पत्थर जो चमकीला है और चिकना है, तो क्या तुम्हें कुछ वह पत्थर कुछ नहीं बतलाता? वह पत्थर कुछ नहीं कहता? अरे तुम अगर सुन सको, तुम देख सको और उस पत्थर से बात कर सको तो वह पत्थर स्वयं जवाब दे देगा कि ये कैसे गोल हो गया, ये पत्थर इतना चिकना कैसे हो गया और इतना चमकीला कैसे हो गया, चमकदार, और इसके खुरदरे किनारे, इसके कोने क्या हो गए, कहां चले गए? भाई ये पत्थर शुरू में ऐसा गोल थोड़ी था। मगर तुम अगर समझ सको तो पत्थर स्वयं बता देगा कि मैं गोल कैसे हुआ, मेरे किनारे, मेरे कोने कहां चले गए, वह स्वयं ही बता देगा। मगर तुम उसकी भाषा समझ सको, तो तुम उसके बारे में जान सको तो वह बताए और तुम समझ पाओ। और एक बात देखो, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो उसका हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा, तीखा होगा। नुकीला यानी तीखा। तुम किसी बड़े पत्थर को, किसी बड़ी चट्टान को तोड़ोगे और छोटे छोटे टुकड़े भी कर दोगे ना, तो ऐसा गोल पत्थर नहीं बनेगा, वह धारदार पत्थर बन जाएगा, वह बेडोल पत्थर बन जाएगा, वह नुकीला पत्थर बन जाएगा, मगर ऐसा गोल नहीं बनेगा। फिर यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। ये जो अगर तुम तोड़कर देखोगे तो ये बिल्कुल चिकना और ऐसा गोल थोड़ी हो जाएगा, ये तो खुरदरा होगा, नुकीला होगा, ऐसा गोल नहीं बन पाएगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? ये रोड़ा, ये कंकड़ इतना गोल कैसे हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो ये गोल पत्थर भी अपनी कहानी अपने ही मुंह से तुम्हें सुना सकता है और तुम सुन सकती हो, और तुम्हारी आंखें उसकी पूरी फिल्म देख सकते हैं कि यह गोल कैसे हुआ था। वो स्वयं बताएगा तुम्हें, मगर तुम उसकी भाषा समझो, तुम उसके बारे में जान सको तो। बाकी तो कैसे समझे? वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वह पत्थर तुमसे कहेगा और तुम अपने कानों से सुन पाओगी, आंखों से देख पाओगी, और वह कहेगा कि जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह पत्थर जिसे बहुत दिन पुराना हो गया, बहुत दिन गुजर चुके हैं, और बहुत समय पहले वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, खुरदरा था, कोनेदार था, धारदार था, लेकिन अब कैसे गोल हो गया? तो वह तुम्हें बताएगा कि मैं भी पहले ऐसा ही था, किसी चट्टान का टुकड़ा था, मैं भी खुरदरा था, मैं भी धारदार था, मेरे भी इतने इतने कोने निकले हुए थे, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। किसी बड़े पत्थर को तुम तोड़ोगी तो वह धारदार और
कोनों वाला होगा, गोल नहीं होगा। तो वह पत्थर कहेगा कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी इसी प्रकार का था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में, यानी पहाड़ के नीचे की भूमि में पड़ा रहा होगा कई समय तक, कई वर्षों तक, और फिर वहां पानी आया होगा बरसात का, और वह पानी बहाकर किसी छोटी घाटी तक ले गया होगा। वह पत्थर उस पानी के सहारे बहा होगा, उस पानी के साथ साथ बहा होगा और किसी घाटी में आ गया होगा, और वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। अगर उस पत्थर को तुम हाथ में लेकर देखोगी तो पत्थर स्वयं ही बता देगा ना कि मैं कैसे गोल हो गया, और तुम अंदाजा लगा लोगे कि ये कैसे हुआ। कि वहां से जो जहां वह किसी पर्वत की तलहटी में पड़ा होगा पहले, फिर पानी के साथ वह बहा होगा, और वहां से बहता बहता किसी पहाड़ी नाले ने ढकेल दिया होगा, उसको नीचे गिरा होगा पानी के साथ। ढकेलना यानी धक्का देना। तो उस पानी के नाले ने, पहाड़ी नाले ने उसे धक्का दिया होगा और वह नीचे गिरा होगा, और छोटे दरिया में, छोटी नदी में वह पहुंच गया होगा, और फिर इस छोटे से दरिया से वह किसी बड़े दरिया में पहुंच गया होगा। पानी के साथ बहता बहता किसी बड़ी नदी में वह पहुंच गया होगा, और फिर उस नदी में, और फिर उस नदी के पेंदे में, उस नदी के तल में, उस नदी के नीचे वह लुढ़कता रहा होगा पानी के साथ 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 साथ। पानी उसे धक्का मार रहा होगा और वह लुढ़कता हुआ उस पर्वत से पता नहीं कितना दूर आ गया होगा, और लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गई, और वह चिकना और चमकदार हो गया, गोल हो गया। ये पत्थर स्वयं बता देगा, तुम स्वयं ही समझ जाओगे उसकी भाषा और उसके अक्षर पढ़कर। जब तुम पत्थर को हाथ में लोगे कि गोल कैसे हुआ, तो उस पत्थर की भाषा, उस पत्थर के अक्षर, उस पत्थर की किताब तुम्हारे सामने खुली होगी, और तुम स्वयं ही जान पाओगी, उस किताब को स्वयं ही पढ़ पाओगी कि ये पत्थर पता नहीं कहां से बहा होगा, लेकिन गोल कैसे हुआ। वहां से लुढ़का होगा, धीरे 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 वर्षों तक ये लुढ़कता रहा होगा, और पानी में घिसता रहा होगा, पत्थरों से टकरा कर घिसता रहा होगा, तब जाकर ये गोल हुआ है। तो उस पत्थर की खुली किताब तुम पढ़ पाओगी, तुम समझ पाओगी। लेकिन तुम्हें प्रकृति के अक्षर, प्रकृति की किताब पढ़नी आती हो तब। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। देखो, ये जो पत्थर है तुम्हारे पास, ये पत्थर स्वयं तुम्हें बता रहा होगा, ये पत्थर स्वयं ही तुम्हें बता रहा है कि मैं कैसे यहां पहुंचा और कैसे गोल हुआ। और इस तरह यहां पहुंचते पहुंचते, लुढ़कते लुढ़कते इस प्रकार का पत्थर बन गया जो तुम्हारे सामने है, जिस पत्थर को तुम देख रही हो। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। शायद किसी वजह से, किसी कारण वह नदी इस पत्थर को यहां छोड़ गई और यह पत्थर तुम्हें मिल गया, और वो नदी इस पत्थर को यहां नहीं छोड़ती तो तुम्हें नहीं मिलता, वह पत्थर और आगे चला जाता। जो पत्थर तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने पड़ा है या तुम्हारे हाथ में है, तो ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? भाई, इस नदी से यहां पहुंच गया, नदी ने तुम्हें यहां छोड़ दिया उस पत्थर को। नदी अगर इस पत्थर को आगे ले जाती तो तुम उसे नहीं पा सकती थी, लेकिन नदी ने उसे यहां छोड़ दिया और वह पत्थर तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उस पत्थर को और आगे ले जाता तो वह और घिसता रहता, घिसता रहता, घिसता रहता, घिसता रहता, और अंत में बिल्कुल बालू, रेत का एक जर्रा, एक कण बन जाता, रेत का कण बन जाता। वो घिसते घिसते पत्थर, देखो पहले बड़ा पत्थर था, घिसते घिसते छोटा सा पत्थर हो गया गोल, और तुम्हारे हाथ में आ गया। अगर तुम्हारे हाथ में नहीं आता ये पत्थर तो और घिसता ना, ये और जाता, पानी के साथ बहता रहता, तो धीरे धीरे घिसते घिसते वह बालू, रेत का कण बन जाता और समुद्र में अपने भाइयों से जा मिलता। जो कई पत्थर, बड़े बड़े पत्थर समुद्र में जाते जाते रेत का कण बन गए,
तो ये पत्थर भी वहां जाकर रेत का कण बन जाता और उन्हीं पत्थरों से जो रेत का कण बन चुके हैं अपने भाइयों से जा मिलता, जहां सुंदर एक बालू का किनारा बन जाता। और फिर वहां क्या होता, उन लहरों से वो बालू रेत इधर किनारों पे जम जाती। और ये जो तुम्हारे हाथ में ये पत्थर है ना, तुम देख रही हो इस पत्थर को, ये पत्थर भी एक छोटा सा रेत का कण बना होता और उस समुद्र के किनारे पे कहीं ना कहीं जमा होता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाते। समुद्र के किनारे वहां गीली रेत में छोटे छोटे बच्चे खेलते रेत से और अपना पैर दबाकर पैर के ऊपर मिट्टी लगाकर ऐसे घरौंदे वो बनाते और खेलते। और उस रेत में इस मिट्टी का इसका कण भी होता जो तुम्हारे सामने ये पत्थर पड़ा है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है, बताओ। अगर एक पत्थर का टुकड़ा जो तुम्हारे सामने पड़ा है ये इतनी बातें बता सकता है कि मैं बहता 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 वहां से मेरे किनारे घिसता 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 में गोल हो गया, चमकीला हो गया, और आगे जाता तो और छोटा होता रहता और एक बालू का रेत का कण बन जाता, फिर मेरे ऊपर वो बच्चे खेलते। अगर ये पत्थर इतनी बात बता सकता है, एक छोटा सा पत्थर, तो बताओ पूरे पर्वत का अगर अध्ययन किया जाए, इन बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाए, इस धरती में न जाने कितनी चीजें दबी है अवशेष के रूप में, उनका अध्ययन किया जाए, तो बताओ जब इंसान नहीं था उस समय की कितनी बातें हमें मालूम हो सकती है। और केवल काल्पनिक कहानियां हम गढ़ लें तो उनमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। परियों की कहानियों की तरह जो चीजें होती नहीं है उनको भी हम कहानियां बना लेते हैं, उन चीजों की भी। और केवल अगर इन चीजों की भी हम कहानियां बना ले परियों की कहानियों की तरह, तो वह तो कपोल काल्पनिक कहानियां होगी। लेकिन इन चीजों का अध्ययन करके हम अध्ययन करें और जानने की कोशिश करें तो हमें बहुत चीजें मालूम हो सकती है कि उस समय कैसा था, उस समय क्या था और क्या नहीं था। अब समय आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है कि किन किन चीजों से हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है और पाठ में असली तरीका क्या बताया गया है। पुरानी चीजों का हाल किन किन चीजों से हमें पता होगा और पाठ के अनुसार सही तरीका, असली तरीका क्या बताया गया है, इसका जवाब आपको देना है। धन्यवाद।